हेलो दोस्तों। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है रूफ कंस्ट्रक्शन। प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। और गाइस, जैसा कि मेरी गारंटी रहती है तुमसे कि अगर तुम एंड तक इस लेक्चर को देखोगे तो तुम्हें इस प्रॉब्लम का पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। और अगर फर्दर इस तरह का प्रॉब्लम तुम्हें कहीं पे भी मिलेगा तो तुम उसे डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो गाइस, इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को सबसे पहले हमें समझना है। तो इस प्रॉब्लम का जैसा कि नाम है कि मुझे कोई रूफ कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में मुझे रूफ कंस्ट्रक्ट करना है। अब उस रूफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे एन वर्टिकल पिलर्स खड़ा करना है। ठीक है। अब इन एन वर्टिकल पिलर्स का कुछ हाइट होगा। तो वो हाइट एक्चुअल में परमुटेशन है। परमुटेशन कॉन्सिस्टिंग ऑफ इंटीजर बिटवीन 0 टू n-1। यानी कि वो जो हम एन वर्टिकल टावर खड़ा करेंगे ना, उसका जो हाइट रहेगा वो परमुटेशन रहेगा। परमुटेशन क्या होता है? अगर एन का वैल्यू 5 है, ठीक है, तो 0 टू n-1 में कौन कौन सा इंटीजर आएगा? 0, 1, 2, 3, 4। क्योंकि n-1 का वैल्यू 4 होगा तो 4 ही तक हमें जाना है। तो जो परमुटेशन होगा ना, वो ये सारा का सारा वैल्यू कंटेन करेगा एग्जैक्टली 1 टाइम्स। यानी कि 4, 2, 1, 3, 0। ये एक परमुटेशन है क्योंकि देखो, सारा का सारा वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट है और सारा ही वैल्यू एक ही बार आया है। ठीक है, यहाँ ये कॉमा है। ठीक है। तो ये होता है गाइस परमुटेशन। जबकि अगर लेट सपोज करो एन का वैल्यू 2 है, तो 0, 0 एक वैलिड परमुटेशन नहीं है क्योंकि यहाँ वैल्यू रिपीट कर रहा है और यहाँ इस परमुटेशन में 1 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि परमुटेशन हम किसे कहते हैं। ठीक है। तुम्हें ये चीज समझ में आ गया है कि परमुटेशन क्या है। तो ये जो वर्टिकल टावर्स का जो हाइट है, ये क्या है? ये परमुटेशंस में है। ठीक है। यानी कि इनका हाइट जो रहेगा वो एक परमुटेशन रहेगा और वो वैल्यू रहेगा उसका 0 टू n-1। ठीक है। ये चीजें मुझे समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है? अगर हम ये रूफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो इस रूफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ कॉस्ट भी आएगा। ठीक है। तो कॉस्ट को कैसे डिफाइन किया गया है प्रॉब्लम में? तो कॉस्ट को कुछ इस प्रकार डिफाइन किया गया है। मैक्सिमम ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेस देन इक्वल टू n-1 पी आई जॉर पी आई प्लस 1। इसका क्या मतलब है? देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्टिकल टावर्स हम खड़ा कर देंगे और इसका कुछ हाइट होगा और वो हाइट क्या होगा? परमुटेशन में होगा। तो ये जो वर्टिकल टावर है, हर एक एडजेसेंट वर्टिकल टावर का जो हाइट है उसका हम जॉर निकालेंगे। यानी कि इसमें जितना एडजेसेंट वर्टिकल टावर बनेगा, जैसे कि इस केस में 3 बन रहा है। ठीक है। जितना एडजेसेंट वर्टिकल टावर बनेगा सारे का हम क्या करेंगे? जॉर निकालेंगे उनके हाइट का। इसका और इसका हाइट का जॉर निकालेंगे, इसका और इसका हाइट का जॉर निकालेंगे, इसका और इसका हाइट का जॉर निकालेंगे। अब ओवरऑल जो मैक्सिमम होगा ना, वो मेरा कॉस्ट बनेगा रूफ को कंस्ट्रक्ट करने का। ठीक है। तो यानी कि कॉस्ट इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एडजेसेंट्स जो वर्टिकल टावर्स हैं उनके हाइट का जॉर निकालो और जो जॉर में जो सबसे मैक्सिमम है वो मेरा क्या है? कॉस्ट है रूफ को कंस्ट्रक्ट करने का। ठीक है। तो मुझे आउटपुट क्या करना है? मुझे आउटपुट करना है परमुटेशन जो कि वर्टिकल टावर के हाइट को डिनोट करेगा। अब वो परमुटेशन मुझे कुछ इस प्रकार बनाना है ताकि ये जो मेरा जो कॉस्ट आ रहा है, ये जो मेरा कॉस्ट आ रहा है, इसको मैं स्मॉलेस्ट रख सकूं। यानी कि वो परमुटेशन मुझे ऐसा देना है जिसपे ये कॉस्ट मेरा स्मॉलेस्ट हो। ठीक है। ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को पूरे अच्छे तरीके से हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड सेक्शन है एग्जांपल वाला। तो यहाँ n का वैल्यू 2 दिया है, यानी कि हमें 2 वर्टिकल टावर खड़ा करना है रूफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो मुझे पता है, ठीक है, ये लेट सपोज करो ये फर्स्ट टावर है और ये मेरा सेकंड टावर है। ठीक है। ये 2 वर्टिकल टावर है। अब वर्टिकल टावर का हाइट क्या क्या पॉसिबल है? तो 0 टू n-1 यानी कि 2-1, यानी कि 0 और 1, ये 2 वैल्यू मेरा पॉसिबल है वर्टिकल टावर का। और जो वर्टिकल टावर का जो हाइट होगा वो क्या होगा? परमुटेशन होगा और उस परमुटेशन में ये 0 और 1 दोनों वैल्यू आएगा। ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन सा पॉसिबल केसेस है? एक पॉसिबल केस है कि ये 0-1। ठीक है। एक पॉसिबल केस है कि पहला जो वर्टिकल टावर हो उसका हाइट 0 हो और दूसरे का 1 हो। दूसरा पॉसिबल केस क्या है?
कि पहले वाले का हाइट 1 हो और दूसरे वाले का हाइट 0 हो। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या इसमें? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कि मेरा यही दो केस बनता है जब n का वैल्यू 2 हो तो। ठीक है, अब देखो, अब कॉस्ट निकालो जरा। ये फर्स्ट वाले केस का कॉस्ट क्या आएगा? तो ये जो दो वर्टिकल टावर है एडजेसेंट में, इनका जॉर करना है। तो एक वैल्यू है 0, 0 को मैंने यहाँ बाइनरी में दिखा दिया, और एक वैल्यू है 1 जिसको कि मैंने यहाँ बाइनरी में दिखा दिया। तो इनका जॉर हमें करना है। तो हमें पता है जॉर में कि जब ऑपोजिट बिट रहता है, ठीक है, तो उस केस में जॉर का वैल्यू 1 आता है, और जब सेम बिट रहता है तो उस केस में जॉर का वैल्यू 0 आता है। यानी कि जॉर का वैल्यू क्या आ रहा है? जॉर का वैल्यू फर्स्ट केस में 1 आ रहा है। तो देखो, इस वाले केस में केवल एक ही एडजेसेंट पेयर बन रहा था जिसका कि वैल्यू 1 है। तो यही मेरा क्या है? यही मेरा इस वाले केस का कॉस्ट हो गया। सही बात है भाई। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में भी अगेन एक ही पेयर मेरा पॉसिबल है। तो यानी कि इसका जो जॉर का वैल्यू होगा वही मेरा कॉस्ट होगा। तो देखो, ये भी सेम वैल्यू है 1 और 0। तो यानी कि यही जो यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वही सेम इसमें भी आएगा। तो इसका भी क्या आएगा? आउटपुट जॉर का 1 ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि इस केस में भी मेरा कॉस्ट 1 ही लग रहा है, और इस केस में भी मेरा कॉस्ट 1 ही लग रहा है। तो मुझे आउटपुट में क्या देना है? ऐसा परमुटेशन जिसपे कि स्मॉलेस्ट कॉस्ट आए। तो या तो हम ये दे दें या ये दे दें, दोनों ही सही है। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि यहाँ मल्टीपल आंसर सही हो सकता है। मुझे कोई भी एक वैलिड वाला प्रिंट करना है। ठीक है, तो गाइस ये था एग्जाम्पल। अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब हम मूव करेंगे अपने लॉजिक वाले पार्ट पर। तो ये है मेरा लॉजिक वाला पार्ट। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारा कॉस्ट क्या है। कॉस्ट है हमारा मैक्सिमम ऑफ ऑल पेयर। जितना पेयर बन रहा है एडजेसेंट पेयर, उन सारे में सबका एडजेसेंट पेयर का तुम्हें जॉर निकालना है, हाइट का। ठीक है, हाइट का जॉर निकालना है, और ओवरऑल जो मैक्सिमम आएगा ना, वो मेरा क्या होगा? कॉस्ट होगा। ठीक है, ये फंक्शन है मेरा। ठीक है, ये मुझे बताया गया है तरीका कॉस्ट निकालने का। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम जॉर कर रहे हैं। तो जॉर कर रहे हैं तो मुझे जॉर टेबल ध्यान में रखना है। वो क्या है कि अगर 0 0 है तो इसका जॉर क्या आता है? 0 आता है। 0 1 है, जैसे ही ऑपोजिट बिट रहेगा तो जॉर 1 आएगा। 1 0 है, ऑपोजिट बिट जॉर 1। 1 1 है, सेम बिट जॉर का वैल्यू 0। ठीक है, ये टेबल मुझे ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि मैं अपने लॉजिक को सीख लूं। n का वैल्यू 8 है। ठीक है, n का वैल्यू 8 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा जो परमुटेशन रहेगा उसमें वैल्यू 0 to 7 प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, हर एक वैल्यू। ठीक है, तो मैं 0 to 7 हर एक वैल्यू को पहले यहां लिख लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, यही सारा वैल्यू है। अब इन सारे वैल्यू का मैं बाइनरी फॉर्म लेता हूं। तो 0 का बाइनरी फॉर्म ये होता है, 1 का बाइनरी फॉर्म ये होता है, 2 का बाइनरी फॉर्म ये होता है, 3 का बाइनरी फॉर्म ये होता है, 4 का बाइनरी ये होता है, 5 का बाइनरी ये होता है, 6 का बाइनरी ये होता है, और 7 का बाइनरी ये होता है। अब मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें डेसिमल से बाइनरी लिखना आता होगा। अगर नहीं आता है तो तुम मुझे कमेंट कर दो, मैं उस पर भी एक लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ बाइनरी लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या आउटपुट में देना है? मुझे आउटपुट में परमुटेशन देना है 8 लेंथ का। ठीक है, 8 लेंथ का, क्योंकि n हमारा 8 है। ठीक है, तो हमारा परमुटेशन 8 लेंथ का रहेगा, और इस 8 लेंथ में ये परमुटेशन क्या डिनोट कर रहा है? वर्टिकल टावर का हाइट। अब वो वर्टिकल टावर का हाइट 0 to 7 के बीच में रहेगा, और मुझे पता है कि अगर मैं परमुटेशन दे रहा हूं तो इस परमुटेशन में 0 to 7 हर एक वैल्यू एक बार अकर करेगा, तभी तो ये परमुटेशन है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 0 है ये कहीं ना कहीं एक जगह इस परमुटेशन में जरूर रहेगा। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक पोजीशन में मुझे सारे वैल्यू को रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस बड़े वाले वैल्यू से, और मैं क्या करता हूँ? मैं 7 को यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, मैंने 7 को यहाँ रख दिया। ठीक है, चलो बढ़िया है, चीजें सही चल रही हैं। अब इसके बाद मुझे इस वाले पोजीशन पे किसी एक वैल्यू को रखना है। अब जरा ध्यान देना,
यहाँ पे हम जिस भी वैल्यू को रखेंगे इस वाले पोजीशन पे, उसके साथ क्या होगा, इस 7 का जॉर निकलेगा, क्योंकि मेरा कॉस्ट क्या है, जितना एडजेसेंट पेयर बनता है सबका तुम जॉर निकालो, ठीक है, और उसमें जो ओवरऑल मैक्सिमम रहेगा उतना खर्चा मेरा बैठेगा रूफ कंस्ट्रक्ट करने में। तो देखो, तो मुझे यहाँ पे इस वाले पोजीशन में किसी ऐसे वैल्यू को डालना होगा ताकि 7 के साथ उसका जॉर हो करके मेरा वैल्यू ज्यादा ना आए, मेरा वैल्यू कम रहे, ताकि ताकि क्या हो कि कॉस्ट मेरा कम आए, क्योंकि मैं किसी भी पेयर एडजेसेंट पेयर के कॉस्ट को नहीं बढ़ने देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ओवरऑल क्या चाहिए, मिनिमम कॉस्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा किसी ऐसे वैल्यू को देना ताकि मेरा जो जॉर आए वो कम आए। अब देखो तुम, अब अगर 0 to 3 तक में अगर मैं किसी भी वैल्यू को अगर पिक करके यहाँ पे अगर डालता हूं ना इस पोजीशन में, तो मेरा जॉर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा। कैसे? तो देखो, 7 का बाइनरी क्या है, 111, और 0 1 2 3, 0 1 2 3, इन सारे का अगर तुम बाइनरी देखोगे तो ये वाला बिट क्या है, ये वाला बिट जीरो है सारे का, तो ये वाला बिट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे बिट अगर मेरा जीरो है, तो 1 और 0 का जॉर करने पे क्या रिजल्ट आता है, ये देखो, 1 और 0 का जॉर करने पे 1 आएगा रिजल्ट। तो यानी कि ये वाला बिट मेरा जो जॉर का आएगा वैल्यू, उसमें ये वाला बिट सेट हो जाएगा। अब ये वाला बिट सेट होने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर अगर 0 0 भी अगर प्रेजेंट होता है तो फिक्स है कि वैल्यू मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 0 0 किसका बाइनरी है, 4 का 1 0 0 किसका बाइनरी है, 4 का बाइनरी है, ठीक है। तो वैल्यू मेरा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा अगर मैं इस 7 के बगल में ये 0 1 2 3 को अगर रखने का ट्राई करता हूं तो, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं? अब जरा ये केसेस देखो, 4 5 और 6 का केसेस। अब 4 5 6 में से अगर हम किसी को भी रखते हैं तो इन सारे में क्या है, ये क्या होता है गाइस, ये होता है मेरा जीरोथ बिट, ठीक है, और ये होता है मेरा फर्स्ट बिट, और ये होता है मेरा सेकंड बिट। तो इन सारे 4 5 और 6 के केस में सेकंड बिट क्या है, सेट है। तो अगर सेकंड बिट सेट है तो 7 का बाइनरी ये था, तो ये वाला बिट सेट हो गया 4 5 6 के केस में। तो इनका जॉर का रिजल्ट क्या आएगा, इनका जॉर का रिजल्ट जीरो आएगा। यानी कि इन दोनों को अगर हम रखते हैं और अगर इसका जॉर निकालते हैं तो जॉर में मेरा ये वाला बिट क्या है, जीरो है। अब ये बिट जीरो है, अगर मान लो बाकी आगे का बिट अगर 1 भी हो जाता है तो मेरा जॉर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, लेस देन 4 ही जाएगा। तो मैं अगर ग्रिडली सोचूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि 7 के बगल में रखने में फायदा है 4 5 या 6 में से किसी को, क्योंकि इस केस में मेरा जो जॉर बनेगा ना एडजेसेंट पेयर का वो लेस देन 4 होगा। और अगर मैं 0 1 2 3 रख देता हूं तो मेरा जॉर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बन जाता है। तो मुझे बुद्धिमानी से काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, 4 5 6 में से किसी एक को पिक कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर 6 को डाल दिया, ठीक है। अब अगेन तुम चेक करो, 6 के बगल में मुझे यहाँ किसी ना किसी को रखना होगा। तो 6 का बाइनरी क्या है, 1 1 0। देखो यहाँ 6 का बाइनरी 1 1 0। अगेन इसमें क्या है, ये वाला बिट क्या है, सेट है। तो अगर फिर मैं 0 1 2 3 में से किसी को लूंगा ना तो मेरा जो जॉर का वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा। तो बुद्धिमानी ये है कि 4 या 5 में से मैं किसी को ले लूं। अब 7 को मैं नहीं ले सकता हूं, क्यों, क्योंकि 7 ऑलरेडी प्लेस है और मुझे परमुटेशन देना है, यानी मैं चीजों को रिपीट नहीं कर सकता हूं। तो 6 के बगल में दो ही ऑप्शन है, 4 या 5 का। तो मैंने 5 को यहां रख दिया, ठीक है। अब अगेन देखो 5 में भी क्या है, ये वाला बिट सेट है, तो मैं 0 1 2 3 में से किसी को नहीं रखूंगा, क्योंकि उस केस में भी क्या होगा, जॉर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो बुद्धिमानी ये है कि मैं 4, जो कि एक ही ऐसा वैल्यू है जिसमें कि ये वाला बिट सेट है, उसे ही मैं इसके बगल में रख दूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ 4 को रख दिया। अब देखो गाइस, अब चीजें इंटरेस्टिंग बनेंगी। 4 का बाइनरी क्या है, 4 का बाइनरी है 1 0 0, ठीक है। इसमें भी क्या है, ये सेकंड वाला बिट सेट है। और मुझे पता है मैंने 5 को ऑलरेडी प्लेस कर दिया है, 6 को ऑलरेडी प्लेस कर दिया है, 7 को ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। इसका मतलब कि 4 के बगल में 0 1 2 3 में से मुझे किसी ना किसी एक वैल्यू को रखना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। सही बात है भाई। अब देखो, अब 4 का बाइनरी है 1 0 0। अब 0 1 2 3 में से अगर मैं किसी को भी रखूंगा तो यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा, यानी कि जो जॉर का वैल्यू रहेगा उसमें ये वाला बिट हमेशा सेट रहेगा। यानी कि वैल्यू मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बन जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बन जाएगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है मेरे पास।
अब तुम देखो, ये जो हमने परमुटेशन क्रिएट किया है, ये हमने बड़े वैल्यू से स्टार्ट करके प्लेस करना चालू किया। बहुत सारा तरीका है इसमें परमुटेशन बनाने का। अब मैं कहीं पे भी अगर परमुटेशन बनाऊंगा तो 7 6 5 4 को रख दूंगा। अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक वैल्यू के एडजेसेंट में मुझे ये 0 1 2 3 प्लेस करना ही पड़ेगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें परमुटेशन देना है, तो अगर तुम 7 6 5 4 को कहीं पे भी प्लेस करोगे तो किसी ना किसी एक वैल्यू के बगल में, एक वैल्यू के एडजेसेंट में श्योर है कि तुम्हें 0 1 2 3 में से किसी ना किसी को प्लेस करना ही पड़ेगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मैंने जो बेस्ट केस देखा, बनाने का तरीका सोचा, उसमें मुझे अच्छा ये लगा कि मैं बड़े वैल्यू से ही प्लेस करता चला जाऊं। तो मैंने 7 6 5 4 को यहाँ प्लेस कर दिया। अब मुझे यहाँ पे समझ में आ गया कि 4 के बगल में कोई ना कोई 0 1 2 3 में से मुझे प्लेस करना ही पड़ेगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बन ही जा रहा है। तो अब मेरे हाथ में क्या चीज है? मेरे हाथ में ये चीज है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें मिनिमम क्या बना सकते हैं हम? 4, क्योंकि वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, यानी कि मिनिमम हम 4 तक रख सकते हैं। तो क्यों ना हम इस 4 के बगल में एक ऐसा वैल्यू डालें ताकि मेरा जो एडजेसेंट पेयर, इन दोनों पेयर का जो जॉर हो, वो 4 ही रहे। ठीक है, 4 से ज्यादा ना हो, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे स्मॉलेस्ट कॉस्ट देना है। तो मुझे पता है कि एक टाइम पे ऐसा बन ही जाएगा कि मेरा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होने लगेगा, चाहे मैं कोई भी परमुटेशन दूं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बन जाता है, ठीक है, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो मैं कोशिश तो कर सकता हूं ना कि मैं 4 ही बनाऊं, 4 से ज्यादा ना होने दूं वैल्यू, जिससे कि मेरा कॉस्ट 4 ही तक रहे, उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? तो देखो, मेरे पास ऑप्शन में है 0 1 2 3। अगर मैं 4 के बगल में अगर 0 को प्लेस कर दूं तो क्या होगा? 4 और 0 का अगर हम जॉर करेंगे तो मेरा वैल्यू 4 के ही बराबर आएगा। तो देख रहे हो, जो कॉस्ट मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बन रहा था, वो अब क्या होगा? वो अब 4 4 के बराबर ही रहेगा। और इधर जो एडजेसेंट पेयर बना था 7 6 6 5 5 4, इसका वैल्यू क्या था? मैंने यहीं पे लिखा था कि इसका वैल्यू अब लेस देन 4 हो गया था, और यहाँ पे 4 और 0 के कारण वैल्यू 4 बन गया। ठीक है, तो मैं अब ये इंश्योर करूंगा कि अब मैं जो भी वैल्यू आगे की तरफ फिल करूंगा उसमें मेरा मैक्सिमम जो कॉस्ट बने वो 4 से ज्यादा ना बने। ठीक है, तो अब देखो, 0 के बगल में मैं क्या प्लेस करूं? 0 के बगल में मैं किसी को ही प्लेस कर सकता हूं। अगर मैंने यहाँ 3 को भी अगर प्लेस किया तो 0 का 3 के साथ अगर मैं जॉर लूं तो 3 बनेगा, यानी कि अब आगे मैं कुछ भी यहाँ पे प्लेस कर सकता हूं। मेरा जॉर, मेरा जो कॉस्ट रहेगा ना, वो 4 से ज्यादा कभी नहीं होगा, जो ये कॉस्ट दे रहा है, जो इसके जॉर की वैल्यू से आ रहा है, 4 और 4 जॉर 0 से, वही मेरा कॉस्ट बनेगा, उससे कम हम नहीं कर सकते हैं, ये श्योर है। ठीक है, तो अब मुझे आगे वैल्यू प्लेस करना है, तो मैं क्यों ना सॉर्टेड ऑर्डर में ही वैल्यू रख दूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 0 को मैंने रख दिया, मैं 1 2 3 इसे प्रिंट कर देता हूं। तो ये गाइस मेरा वैलिड परमुटेशन है, और यही मेरा आउटपुट है इस वाले इनपुट के लिए। तो अब देखो, अब मुझे चीजें समझ में आ गई कि मुझे कैसे करना है। ठीक है, अब मैं इन चीजों को इंप्लीमेंट कैसे करूंगा। ठीक है, तो वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ जल्दी से। एन का वैल्यू मेरा 8 था, और मेरा आउटपुट आया था 7 6 5 4 0 1 2 3। ठीक है, अब देखो, एन का वैल्यू 8 है, एन माइनस 1 का वैल्यू क्या था? 7 था, 7 का बाइनरी ये था। ठीक है, 7 का बाइनरी ये था। तो इसमें देखो, जीरोथ बिट ये हुआ, ये फर्स्ट बिट हुआ, ये सेकंड बिट हुआ। तो सेकंड बिट मुझे देखना है कि n माइनस वन में हाईएस्ट सेट बिट कौन सा है, कौन से पोजीशन पे है। तो देखो, इस वाले सेवेंथ सेवेंथ ही मेरा क्या है? सेवेंथ मेरा n माइनस वन का वैल्यू है। अब इसमें जो हाईएस्ट सेट बिट है वो कौन सा है? ये वाला है, सेकंड बिट। ठीक है, सेकंड बिट मेरा सेट है। तो सेकंड बिट सेट है, इसका मतलब कि, ठीक है, मुझे पता है कि सेकंड बिट मेरा सेट है। ठीक है, सेकंड बिट मेरा सेट है। ठीक है, तो सेकंड बिट अगर सेट है, यानी कि 0 0 1 ये वाला बिट सेट है, तो इससे कौन सा वैल्यू बना? इससे वैल्यू बना 4। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, n माइनस वन से आई n माइनस वन से आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेफ्ट शिफ्ट k तक मैं चलूंगा, और i को मैं डिक्रीमेंट करता चला जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? ये देखो, ये k क्या है ना, k बता रहा है कि n माइनस वन वैल्यू में
हाईएस्ट सेट बिट कौन सा है। तो के में क्या स्टोर रहेगा, के में सेकंड स्टोर रहेगा 2, क्योंकि यहाँ सेकंड बिट जो है सेट है। अब वन लेफ्ट शिफ्ट के करने से क्या होगा, वन लेफ्ट शिफ्ट के का मतलब होता है 2 to the power के। तो के का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 to the power 2 यानी कि 4। तो ये लूप क्या करेगा ना, ये n-1 वैल्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है, और इसके अंदर हम सी आउट करते जाएंगे, सी आउट करते जाएंगे आई की वैल्यू को। तो ये लूप क्या करेगा, 7 से स्टार्ट करेगा, 7 को प्रिंट करेगा, फिर 6 को, फिर 5 को, 4 को। तो कंडीशन मेरा कह रहा है कि आई का वैल्यू जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू है 4 के, तब तक प्रिंट करो। तो देखो ये चारों वैल्यू प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन वन लेफ्ट शिफ्ट के। वन लेफ्ट शिफ्ट के का वैल्यू इस केस में कितना है, 4 है, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, आई को इंक्रीमेंट करता रहूंगा। तो अब देखो ये 0 से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, अंदर में सी आउट रहेगा, ठीक है, अंदर में सी आउट हम करेंगे। तो ये 0 से प्रिंट करेगा 0 1 2 3 तक, क्योंकि आई जो है लेस देन 4 तक ही चलेगा। तो देखो इस तरह से ये मेरा पूरा का पूरा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि n-1 में कौन सा बिट हाईएस्ट बिट सेट है। तो इसके लिए मैं नीचे दिखाता हूं तुम्हें, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा वो तुम्हें दिखाता हूं। तो मैं एक a नाम के वेरिएबल में n-1 स्टोर कर लूंगा, ठीक है, n-1 मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक while लूप लगाऊंगा, ठीक है, while लूप लगाऊंगा जब तक a क्या हो, जब तक a ग्रेटर देन 0 हो तब तक के लिए ये while लूप चलेगा। और हर बार मैं क्या करूंगा, a को a/2 में चेंज कर दूंगा, और एक वेरिएबल रखूंगा जो कि k, क्योंकि k ही मेरा क्या स्टोर कर रहा था कि कौन सा हाईएस्ट बिट सेट है। तो इसे मैं इनिशियली इनिशलाइज करके रखूंगा -1 से, और फिर मैं यहाँ पे k को प्लस प्लस करता चला जाऊंगा। अब ये मैंने क्या कहा, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर मेरा n का वैल्यू 8 है तो a का वैल्यू हो जाएगा 7। 7 का बाइनरी ये था, ठीक है, ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखो ये while लूप चेक करेगा क्या a ग्रेटर देन 0 है, तो हाँ 7 ग्रेटर देन 0 है। तो ये क्या करेगा, a के वैल्यू में a/2 स्टोर करेगा, यानी 7/2, ठीक है। 7/2 क्या होगा, 3 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि सी प्लस प्लस इंटीजर, सी प्लस प्लस में इंटीजर क्या स्टोर करता है, राउंड डाउन करके वैल्यू को स्टोर करेगा। 7/2 3.5 होता है, तो उसको राउंड डाउन करेगा तो क्या हो जाएगा, 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ राउंड डाउन होता है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक बातें हैं गाइस, बट मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें हर चीज बताऊं। इसी कारण उन चीजों को भी मैं अपने सॉल्यूशन का जब मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं तो मैं उन चीजों को भी मेंशन कर देता हूं, ठीक है। तो देखो ये 3 हो गया। अब ये k क्या होगा, k प्लस प्लस होकर के पहले -1 था, अब k का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन चेक करेगा कि क्या a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो a का वैल्यू अब 3 हो गया था, तो 3 अगेन ग्रेटर देन 0 है। तो फिर क्या करेगा, a की वैल्यू में a/2 डालेगा, यानी 3/2, यानी कि अब ये 1 में चेंज हो जाएगा a का वैल्यू, ठीक है। और ये k क्या होगा, k इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा 0 से। फिर चेक होगा क्या 1, क्योंकि अब a का वैल्यू 1 है, 1 ग्रेटर देन है 0 के, हाँ 1 है ग्रेटर देन 0। तो अगेन a के जगह a/2 आ जाएगा, यानी 1/2, यानी कि a अब 0 हो जाएगा, और k इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा। अगेन चेक करेगा क्या a ग्रेटर देन 0 है, नहीं a ग्रेटर देन 0 नहीं है, a इक्वल टू 0 है। तो ये while लूप टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। और k में क्या स्टोर हो जाएगा, सेकंड 2। तो देखो इस केस में मेरा सेकंड बिट ही सेट था ये वाला, तो देखो k में 2 स्टोर हो गया है, समझ रहे हो। तो ये while लूप कुछ नहीं गाइस, ये while लूप जस्ट कैलकुलेट करेगा कि हाईएस्ट सेट बिट कौन सा है। ये इस कोड को तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो अगर तुम्हें ये पता करना है किसी भी नंबर में हाईएस्ट सेट बिट कौन सा है, ठीक है। आई होप तुम समझ गए होगे। तो अब जैसा मैंने तुम्हें बताया है इसी तरीके से मैं इसे इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो देखो सबसे पहले मुझे टेस्ट केस लेना है, जो कि मैंने यहाँ ले रखा है। अब मुझे n की वैल्यू को लेना है इनपुट में, ये हमारा n का वैल्यू हो गया, ठीक है, n का वैल्यू हो गया। अब मुझे k नाम का एक वेरिएबल रखना है जो कि स्टोर करेगा हाईएस्ट सेट बिट इन n-1, जो कि मैं a में स्टोर करूंगा, ठीक है। मैं एक while लूप लगाऊंगा, जब तक a ग्रेटर देन 0 है तब तक मैं चलूंगा, और मैं सिंपल a को a/2 से चेंज करूंगा और k को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। ये कोड क्या करेगा, ये कोड किसी भी नंबर में हाईएस्ट सेट बिट किस बिट पोजीशन पे है उसको कैलकुलेट करेगा, ठीक है। ये मुझे k में मिल गया। अब जैसा कि मेरा लॉजिक था कि मैं 2 लूप मुझे लगाना था, पहले मैं i = n-1 से चलाऊंगा, i ग्रेटर देन = 1 लेफ्ट शिफ्ट k, यानी कि 2 to the power k वैल्यू तक, ठीक है।
और आई को मैं डिक्रीमेंट करता चला जाऊंगा और मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ सी आउट कर दूंगा आई की वैल्यू को। ठीक है, आई का वैल्यू सी आउट हो जाएगा। अब दूसरा लूप मुझे लगाना है कहाँ से, आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन 1 लेफ्ट शिफ्ट के तक, और आई को मुझे यहाँ प्लस प्लस करना है। फिर अगेन मुझे सी आउट करना है आई की वैल्यू को, और ये मुझे स्पेस देना है क्योंकि मेरा आउटपुट का फॉर्मेट में स्पेस है। ठीक है, और लास्ट में मुझे न्यू लाइन के लिए इंडेल लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये मेरा गाइस कोड हो गया। अब मैं इसे एक बार रन करके देख लेता हूँ। तो ये देख सकते हो, ये टेस्ट ये मेरा फेल कर गया है, बट ये हमारा आंसर करेक्ट है गाइस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ मल्टीपल परमुटेशन एग्जिस्ट कर सकता है, तो मुझे कोई सा भी एक प्रिंट करना था। अब मैं इसे जल्दी से सबमिट करके देख लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पेस्ट किया है कोड को, और ये सबमिट में लगा दिया है। तो ये देख सकते हो गाइस, रूफ कंस्ट्रक्शन ये प्रॉब्लम मेरा एक्सेप्ट हो गया। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और गाइस कोड फोर्सेस का यार जनरली इतने अच्छे से लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं, चीज़ों को ऊपर ऊपर से बता देते हैं। बट यार मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग दूँ। तो यार अगर तुम्हें अच्छा लगता है वीडियो को, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं फर्दर इस तरह के लेक्चर्स तुम्हारे लिए लेके आऊँ। सो थैंक यू गाइस।